नमस्कार। मेरा ये आज का वीडियो जो है वो आज तक के न्यूज़ एंकर श्री अंजना ओम कश्यप जी के लिए है। सबसे पहले अंजना जी नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और हमेशा जब भी न्यूज़ चैनल देखने बैठता हूँ तो 90% केस में आज तक ही देखता हूँ और आपकी पत्रकारिता से मैं काफ़ी प्रभावित भी हूँ। पर कल जो मैंने न्यूज़ देखी आपकी तो बहुत दुख हुआ कि मेरे पसंदीदा किसी पत्रकार ने ऐसा कुछ कहा बिना कुछ सर्च किए। तो मैंने सोचा कि आप एक ऐसे पॉजिटिव इंसान हैं जिससे मैं ये बात शेयर कर सकता हूँ और मुझे पता है कि आपको अगर लगेगा कि आप गलत हैं तो आप ज़रूर उसमें इम्प्रूव करेंगी, करेक्ट करेंगी उसको। मैं अपनी छोटी सी इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ गुजरात में। कल आपने एक जो न्यूज़ चलाई थी आपकी कि राजस्थान के अंदर कुछ झोला छाप डॉक्टर्स जयपुर में, उसके लिए आपने एक न्यूज़ चलाई थी रात को, जिसमें आपने अलग अलग डिग्री के बारे में बताया था। तो उसमें अलग अलग डिग्री वाले थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन पर्टिकुलर मेरी डिग्री जो थी बीफार्म, जिससे हम सारे फार्मासिस्ट कम्युनिटी बिलोंग करते हैं, उस बीफार्म का आपने नाम लिया था और आपने कहा था कि ये सारे झोला छाप डॉक्टर्स हैं। तो ये जानने के बाद, ये सुनने के बाद बहुत दुख हुआ कि आप जैसे पत्रकार ने बिना रिसर्च किए, बिना जाने, बिना किसी डिटेल में गए आपने ऐसा बोल दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप देखें तो बीफार्म जो होता है, बैचलर ऑफ फार्मेसी, उसका आप सिलेबस उठाकर देखेंगे और एमबीबीएस का सिलेबस उठाकर देखेंगे तो ऑलमोस्ट बुक्स, ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स सेम होते हैं। खुद मेरे फादर डॉक्टर हैं, खुद मैं भी अपने फादर की बहुत सारी बुक्स पढ़ के मैंने बीफार्म कंप्लीट किया, क्योंकि जो ह्यूमन एनाटॉमी होती है, जो फिजियोलॉजी होती है, जो हमको डिसीज़ होता है, उनकी जो ट्रीटमेंट होती है, वो तो डॉक्टर के लिए भी वही रहेगी, फार्मासिस्ट के लिए भी वही रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर के लिए एनाटॉमी अलग होगा, ह्यूमन एनाटॉमी, और फार्मासिस्ट के लिए अलग होगा, ऐसा तो है नहीं। तो वो जो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे ऑलमोस्ट सेम होते हैं। कौन से सब्जेक्ट्स हमारे अलग होते हैं, वो ये है कि डॉक्टर्स जो होते हैं उनके सर्जिकल ऑपरेशंस के अलग सब्जेक्ट्स आते हैं उनके, वो हमारे नहीं आते। उसके बदले में हमारे मेडिसिन से रिलेटेड होते हैं कि मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग, उसमें क्या क्या यूज़ होता है, उसकी केमिस्ट्री क्या है, बॉडी में जाके कैसे इफेक्ट करेगी, क्लिनिकल ट्रायल, साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें वो हमारी पढ़ाई में आता है। एक सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी करके आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी आता है, अगर ज़रूरत पड़ गई तो हम वो भी पढ़ लेते हैं एक्स्ट्रा। अब इतनी पढ़ाई के बाद जब हमारे पास इतना मेडिसिन का नॉलेज आ जाता है, तब गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स फार्मासिस्ट को वहाँ रिक्रूट करती है ताकि वो मेडिसिन लोगों को दे सके। फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो ये कहना गलत होगा कि फार्मासिस्ट को मेडिसिन का नॉलेज नहीं है। जिसको आपने पकड़ा वो आदमी बीफार्म था। हाँ, ये हो सकता है कि वो इलीगल प्रैक्टिस हो, जैसे कि कोई गवर्नमेंट में जॉब करने वाला डॉक्टर अगर कहीं प्राइवेट में अलग से अपना क्लिनिक चला रहा है तो ये इलीगल एक्टिविटी हुई। इसको आप ये नहीं कह सकते कि वो आदमी झोला छापे। अगर कोई एमबीबीएस है और ऐसा क्लिनिक चला रहा है तो वो झोला छाप नहीं। क्या उसका नॉलेज कम नहीं हो जाएगा वो अलग से चलाएगा तो? पर हाँ, वो इलीगल एक्टिविटी कर रहा है। तो वर्ड ये होना चाहिए कि इलीगल एक्टिविटी कर रहा है। आपने ऐसा बोल दिया कि बीफार्म करने वाला वो झोला छाप डॉक्टर से, तो इससे बहुत दुख होता है। क्योंकि अंजना जी ऐसा है कि अगर आप देखेंगे तो दवाइयाँ जो आप मेडिकल स्टोर में लेने जाते हैं या कहीं हॉस्पिटल और गवर्नमेंट में लेने जाते हैं, तो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही जानता है कि कौन सी दवाई कब लेनी है, किसके साथ लेनी है, कितनी बार लेनी है, किसके साथ नहीं लेनी है,
किस दवाई के साथ लेनी है, किस दवाई के साथ नहीं लेनी है, उसके साथ क्या खा सकते हैं, उसके साथ क्या नहीं खा सकते। अलग अलग फॉर्म होते हैं दवाई के, आपको पता है, टैबलेट, कैप्सूल, लिनीमेंट, लोशन, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, बहुत सारी चीज़ें, पैचिस। तो वो दवाई मुंह में रखनी है, टंग के नीचे रखनी है, डायरेक्ट निगलनी है, वो लीवर में रिलीज़ होगी या स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ होगी या लार्ज इंटेस्टाइन में रिलीज़ होगी या कॉलोन में रिलीज़ होगी, या कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती है जो तुरंत घुल जाती हैं, ऐसी ज़रूरत है आपको, या कुछ दवाई ऐसी होती है जो आधे एक घंटे में रिलीज़ होगी, कुछ दवाई ऐसी होती है जो पूरे दिन में थोड़ी थोड़ी रिलीज़ होती है, कुछ दवाइयाँ ऐसी भी बनती है जो पहले आधा भाग लीवर में रिलीज़ होता है, बाकी का इंटेस्टाइन में रिलीज़ होता है, कुछ दवाई ऐसी होती है जिनको सिर्फ यहाँ रखना होता है पैचिस की तरह। ये सारी छोटी छोटी मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो सिर्फ एक फार्मासिस्ट को पता होती है। क्यों? क्योंकि उसकी स्टडी में ये आता है, ये किसी और की स्टडी में नहीं आता। तो ऑब्वियसली मेडिसिन का नॉलेज जो होता है वो फार्मासिस्ट के पास सबसे ज़्यादा होता है। अब आपने जो चलाया, प्रोग्राम चलाया, वो बहुत ज़रूरी था, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि पूरे भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे झोला छाप डॉक्टर्स हैं और मैं भी उसको प्रमोट करता हूँ कि नहीं, आपने जो किया वो सही किया। पर आपने ये कभी देखा है कि आप एक प्राइवेट मेडिकल स्टोर में जाते हैं या किसी अस्पताल में जाते हैं तो एक जागरूक नागरिक का सवाल क्या होना चाहिए? अगर आप किसी अस्पताल में जाते हैं तो आपका पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर क्या आप एलोपैथिक डॉक्टर हैं, क्या आप MBBS हैं? अगर नहीं है तो किस बेसिस पे आप एलोपैथिक दवाइयाँ लिख रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं? उसी तरह अगर आपको आयुर्वेदिक का शौक है, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए, तो आप उसको पूछिए कि सर क्या आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं? अगर नहीं है तो किस बेसिस पे लिख रहे हैं? उसी तरह आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है, एक जागरूक नागरिक का फ़र्ज़ बनता है, मीडिया का फ़र्ज़ बनता है पूछने का कि जो दवाई दे रहा है क्या वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है? अगर नहीं है तो किस बेसिस पे वो दवाई दे रहा है? अगर आप सच में तह में जाना चाहते हैं, सच में आप हेल्थ के बारे में कॉन्शियस है, तो आप जाइए और स्टिंग ऑपरेशन करिए और देखेंगे और पाएंगे कि ऑलमोस्ट मेडिकल स्टोर्स में ये झोला छाप लोग बैठते हैं, 10th पास, 12th पास या कोई अलग ही डिग्री होगी, पर फार्मासिस्ट की डिग्री नहीं होगी। लाइसेंस फार्मासिस्ट का होता है। यहाँ पर दो लोगों की गलती होती है, एक फार्मासिस्ट की खुद की गलती होती है जो ऐसे लोगों को लाइसेंस देते हैं भाड़े पे बहुत ही छोटी रकम के लिए, और दूसरी गलती होती है हम जैसे जागरूक नागरिक की और मीडिया की, जिन्होंने कभी इस तरफ नहीं देखा, इस एंगल को, कि हमारी हेल्थ के साथ जो रिलेट करते हैं, क्योंकि वो जो दवाई दे रहे हैं वो कैसे लेनी है, अगर लेनी है कि नहीं लेनी, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि नहीं, कुछ वो फार्मासिस्ट को ही पता होती है। वो 10 पास या 12th पास के जो लोग होते हैं उधर मेडिकल स्टोर में, आप उनसे ले लेते हैं। आपने कभी उनको सवाल नहीं किया कि तुम फार्मासिस्ट हो कि नहीं हो। वहाँ पर एक लाइसेंस लगा रहता है दुकान में, उसमें फ़ोटो भी होती है फार्मासिस्ट की, जिसके नाम पे मेडिकल स्टोर चलता है। आपने कभी ये देखा कि क्या वही आदमी दवाई दे रहा है आपको? आज तक किसी ने भी ये प्रयास नहीं किया, ना मीडिया ने ये प्रयास किया। तो झोला छाप लोग वहाँ पर बैठे, आप वहाँ पर जाइए, आपको बहुत सारे झोला छाप मिल जाएंगे उधर। आज जबकि हमने देखा है कि पिछले 1.5 साल में हेल्थ सेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। कहीं ना कहीं सारे डिपार्टमेंट आज डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोरोना रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आज हेल्थ जो है उसको हमने फर्स्ट रैंक दिया हुआ है कि सबसे प्रायोरिटी हमारी हेल्थ होनी चाहिए। पूरा देश, पूरा विश्व बंद पड़ा है, क्यों? हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, दवाइयाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। पर क्या ऐसी महामारी आएगी तभी हम जागेंगे, ऐसा है? या फिर ऐसा है कि हम राह देख रहे हैं कि इसके बाद और कुछ आएगा तब हम जागरूक होंगे? आज आप देखिए कि गांव-गांव में ऐसे झोला छाप डॉक्टर्स जो बैठे हैं, उन्हीं की वजह से आज बहुत बड़ी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का क्वेश्चन पूरी दुनिया में है।
आपको ये पता है कि कहीं ना कहीं कोरोना के अंदर हम जो दवाइयाँ यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, सेफ्ट्राक्सेन, बहुत सारी ऐसे है, एमॉक्सिक्लेव, ये सारी क्या, ये सारी एंटीबायोटिक, कहीं ना कहीं कोरोना में ये एंटीबायोटिक्स भी हमको मदद कर रही हैं, पर इनका रेजिस्टेंस आने लगा है। किसी गंभीर बीमारी वाले दर्दी का कल्चर रिपोर्ट आप उठा के देखेंगे तो 25-30 जितनी भी दवाइयाँ होती है एंटीबायोटिक, उसमें से मुश्किल से 2 या 3 एंटीबायोटिक ससेप्टिबल होती है, मतलब वो उस आदमी पे असर करेगी, बाकी की सारी रेजिस्टेंस होती है। 2021 में ये हाल है। अब सोचिए आने वाली पीढ़ी और आने वाले सालों में क्या होगा। हाल ये होगा कि हम पे एक भी दवाई असर नहीं करेगी, एंटीबायोटिक सारी रेजिस्टेंस हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये झोला छाप डॉक्टर्स जो है वो बिना स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन के दवाइयाँ देते हैं, डायरेक्ट हायर एंटीबायोटिक से स्टार्ट करते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं क्योंकि तुरंत रिजल्ट मिले और उनके पेशेंट्स बढ़ जाए। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास मेडिसिन का नॉलेज नहीं है, वो किसी अदर फैकल्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, जिसके पास मेडिसिन की नॉलेज है वो ऐसा नहीं करेगा। आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि जिस तरह आज कोरोना की दवाई नहीं है और हम जूझ रहे हैं और लोग मर रहे हैं, आने वाले दिनों में सिर्फ लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो है वो सारे रेजिस्टेंस हो जाएंगे। सिंपल इन्फेक्शन आपको लगेगा और आपकी कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगी। आपके पास बहुत सारे एंटीबायोटिक अवेलेबल है पर वो कोई असर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस आ चुका होगा। पर हम इसके लिए जागरूक इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास ये अभी सिचुएशन आई नहीं है। कुछ लोगों के जिनके घरों में ये प्रॉब्लम है कि जिनके माता पिता, पति पत्नी या बच्चे गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और उनके कल्चर रिपोर्ट आप उठाकर देखेंगे तो डॉक्टर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता, सारे की सारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है। तो ये प्रॉब्लम फ्यूचर में आएगा, तो उसके लिए हमको अभी से जागरूक होना पड़ेगा। उसके लिए आपको मीडिया को और खास करके आप जैसे जिम्मेदार मीडिया को जागरूक होना पड़ेगा और जाके देखना पड़ेगा कि कौन दवाई प्रिस्क्राइब कर रहा है। क्या एलोपैथिक डॉक्टर ही है जो एलोपैथिक दवाई दे रहा है, प्रिस्क्राइब कर रहा है? फार्मेसी स्टोर में, मेडिकल स्टोर में क्या फार्मासिस्ट ही है या कोई झोला छाप बैठा हुआ है जो आपको ठीक से समझा रहा है कि नहीं समझा रहा है? ये आपकी जिम्मेदारी है, लोगों की जिम्मेदारी है। और दूसरी बात मैं ये बताऊं आपको कि जो फार्मासिस्ट होते हैं, मेरा जो ऑब्जेक्शन है कि जो वर्ड आपने यूज किया है झोला छाप, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेडिसिन के कितने एंगल के साथ हम जुड़े हुए हैं फार्मासिस्ट, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मेडिसिन का रॉ मटेरियल आने से, उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके पेशेंट की बॉडी में जाने के बाद तब तक फार्मासिस्ट का रोल रहता है। कंपनीज में भी फार्मासिस्ट होता है, मेडिकल स्टोर में भी वही होते हैं, पेशेंट को देने जो समझाते हैं तब भी फार्मासिस्ट होते हैं, वैक्सीन की जो प्रोडक्शन होती है वहाँ पर भी फार्मासिस्ट होते हैं, गवर्नमेंट में जहाँ वैक्सीन मैनेजमेंट होता है पूरा जो इश्यू और रिसीव का रहता है, उसका डिमांड सप्लाई, वो भी फार्मासिस्ट करते हैं। तो फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा रोल रहता है, वो एक जानकार कैडर है और आप ऐसे उसको झोला छाप नहीं बोल सकते। अगर आपने ऐसा बोला है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने सीधा सीधा गवर्नमेंट पे अटैक किया है। और वो कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। आज आप जागरूक होके गांव में गए राजस्थान में और आपने ऐसे डॉक्टर्स को ढूंढ लिया कि जो बिना डिग्री के एलोपैथिक दवाइयाँ दे रहे हैं। तो जब प्रधानमंत्री जी की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत लॉन्च हुई तब आप कहाँ थे? मुझे इसका जवाब दे दीजिए, तब आप कहाँ थे? क्योंकि आयुष्मान भारत के तहत पूरे भारत में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ओपन किए गए जिसके अंदर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को रिक्रूट किया गया। आपने कभी जाके ये देखा है कि वहाँ पर किन की रिक्रूटमेंट हुई है? वहाँ जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है उसके अंदर BAMS, BHMS मतलब कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और GNM मतलब कि नर्सिंग, इन लोगों की रिक्रूटमेंट हुई है। वो लोग वहाँ पर दवाई दे रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि वो लोग झोला छापे, मैंने तो आज तक कभी नहीं कहा। पर जिस हिसाब से आप डिमांड कर रहे हैं कि हर जगह MBBS होना चाहिए, तो वहाँ पर तो MBBS नहीं है, वो तो ऐसे ही दे रहे हैं। क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथिक कहाँ से देगा? उन्होंने आयुर्वेद की पढ़ाई की है,
उनको एक आध साल शायद एलोपैथिक का आता होगा कोई कोर्स सिलेबस में, पर हम जो 6-7 साल तक कंटिन्यूसली एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में पढ़ाई करते हैं, क्या वो एक साल में कवर हो सकता है? नहीं हो सकता। उसी तरह तो उनको आयुर्वेदिक को आयुर्वेद में ग्रो करने का चांस देना चाहिए गवर्नमेंट को। वो हमारी पुरानी विरासत है, बहुत अच्छी विरासत है, मैं उसको बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ। उसकी ब्रांच को अलग से आप डेवलप करो, पर उनको आप फोर्स कर रहे हो एलोपैथिक के लिए। उसी तरह जो नर्सिंग होते हैं तो उनका जो वो होता है स्किल, वो क्या होता है, इंजेक्शंस उनकी स्किल होती है, इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इन्फ्यूजन लगाना, वैक्सीन देना, तो ये उनका फील्ड है, वो हम नहीं कर सकते। तो उनको आप वहां रखो। अब जो आदमी मेडिसिन के बारे में जानता है, जिसको मेडिसिन का सच में नॉलेज है, एलोपैथिक की बात कर रहा हूँ, आपने उसको वहां रिक्रूट ही नहीं किया, मतलब कि फार्मासिस्ट, बी.फार्म या एम.फार्म कितने लोग यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल हैं जो बेरोजगार बैठे हैं, तो आप उनको क्या वेलनेस सेंटर्स में नहीं रख सकते जो सच में मेडिसिन के जानकार हैं? आप अगर देखेंगे तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, खास करके रूरल एरियाज में, जहाँ पर एक एक पोस्ट होती है डॉक्टर्स की, एक फार्मासिस्ट की, सभी एक एक पोस्ट, तो डॉक्टर्स कई बार मीटिंग्स में जाते हैं, वर्कशॉप होता है, इमरजेंसी कोई ड्यूटी होती है, मीटिंग कोई भी होती है, तो उनकी एब्सेंस में ओपीडी कौन देखता है? आपने कभी जाके चेक किया है अंजना जी? वहां पर ओपीडी फार्मासिस्ट देखते हैं। क्यों? क्योंकि वहां कोई दूसरी पोस्ट नहीं है एमबीबीएस की, इसलिए। दूसरा, गवर्नमेंट को पता है कि फार्मासिस्ट दवाइयों का जानकार आदमी है, हमने उनको पढ़ाया है, उनके सिलेबस में हमने क्या रखा है हमको पता है, वो कर लेगा, और हम कर रहे हैं। गवर्नमेंट का खुद का ऑर्डर है, लेटर है कि अगर मेडिकल ऑफिसर प्रेजेंट नहीं है तो उनकी एब्सेंस में कोई भी इमरजेंसी केस फार्मासिस्ट को देखना पड़ेगा, उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। ये जब खुद गवर्नमेंट कह रही है तो आप किस हिसाब से हमको झोला छाप बोल रहे हैं? आप एक व्यक्ति को बोल सकते हैं, जो व्यक्ति वहां पर पकड़ा गया जयपुर राजस्थान में, इलीगल एक्टिविटीज थी, वो आदमी ऐसा हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से आपने जो कैडर का नाम लिया पूरी कि बी.फार्म वाले होते हैं, तो बी.फार्म वाले गलत नहीं है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। आपने पूरी कम्युनिटी को बता दिया कि ये झोला छाप है बी.फार्म वाले। आपने पूरा जाना ही नहीं कि जब गवर्नमेंट ही हमको बोल रही है कि आप डॉक्टर की एब्सेंस में ओपीडी ले सकते हैं, तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में भी यही है मैडम, वहां पर कोई फार्मासिस्ट नहीं है, वहां पर कोई एमबीबी। तो आपको पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पे जाना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि आप किस बेसिस पे ये दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर वो बोल रहे हैं कि हमको गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया है, तो आपको गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना चाहिए कि सर आप किस बेसिस पे इनको रखे हुए हैं। जबकि मेडिसिन के जानकार तो है डॉक्टर्स, एमबीबीएस, एलोपैथिक और फार्मासिस्ट, इनको आपने रखा नहीं। एक आर्ग्यूमेंट ये भी आती है वहां से कि उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवा के वहां पर रखा हुआ है। अब मुझे ये बताइए कि 6-7 साल में हम जो पढ़ाई करते हैं एलोपैथिक मेडिसिन की, वो क्या 6 साल में कोई सिखा सकता है क्या? अरे 6 महीने में सिखा सकता है क्या? 6 महीने के कोर्स सीखने के बाद क्या कोई किसी को दवाई दे सकता है? तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स करके मैं भी आईएएस बनना चाहता हूँ, पॉसिबल है क्या? 6 महीने में मैं एडमिनिस्ट्रेशन सीख जाऊंगा? तो ये सारे जो क्वेश्चंस है, ये आपको करने थे तब। किस किस को कहाँ रखा जा रहा है आपने वो नहीं देखा, जो सबके सामने था वो आपने नहीं देखा। आज एक दूसरी आर्ग्यूमेंट ये भी आती है वहां से, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से, कि वहां उनको सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज और बीपी के ट्रीटमेंट के लिए रखा गया है, जबकि आप देखेंगे कि वहाँ सारे ट्रीटमेंट होती है, हर किस्म की दवाइयाँ वहाँ पर होती है। तो क्या, मेरा क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट ने जो रिक्रूटमेंट्स किए हैं, क्या आप उन सबको भी झोला छाप मानते हैं? अगर हाँ मानते हैं तो आप गवर्नमेंट को बताइए, उनसे क्वेश्चन कीजिए, क्या आपने यहाँ पर किस बेसिस पे हमारे हेल्थ के साथ खिलवाड़ करने के लिए इन लोगों को बिठाया? मेरा किसी व्यक्तिगत कैडर से प्रॉब्लम नहीं है,
मेरा कहना यह है कि जो आयुर्वेदिक है उनको आयुर्वेद में ग्रो करने का मौका मिले, होम्योपैथिक को होम्योपैथिक में ग्रो करने का मौका मिले, जो जीएनएम है तो उनको उनके जॉब प्रोफाइल के हिसाब से काम मिले, नर्सिंग का। ओपीडी जो होती है, ओपीडी कंडक्ट करना, मेडिसिन देना, वो आप फार्मासिस्ट को दीजिए, क्योंकि छोटे छोटे हर गांव में डॉक्टर्स अवेलेबल करना मुश्किल है, अवेलेबल ही नहीं है भारत में। तो आप ऐसे लोगों को रखें ना जिन्होंने पढ़ाई की है, बीफार्म एमफार्म किया, उनको रखें ना। टोटली जिन्होंने जो पढ़ाई नहीं की है आप उनको जबरदस्ती 6 महीने का कोर्स करवा के वहां पर जबरदस्ती बिठा रहे हो। हेल्थ के साथ हमारी खिलवाड़ है ये। आज 1.5 साल में हमने देखा कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब आपको हेल्थ से रिलेटेड जितने भी एंगल्स हैं इंडिया में, आपको हर की डिटेल में एंगल में जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सी एक्टिविटी हो रही है, सच में कहाँ झोला छाप बैठे हैं जो कुछ नहीं जानते मेडिसिन के बारे में। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे मैडम कि आप ऐसी जगहों पर जाएं, वहाँ चेक करें, वहाँ पर क्वेश्चन करें, और जो सच में झोला छापे उनको आप ढूंढें। और मैं आशा रखता हूँ जिस तरह की आप पत्रकार है, जिस तरह की आप पत्रकारिता करती हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने जो जो चीज़ें कही हैं, फिर चाहे वो मेडिकल स्टोर की हो, चाहे वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की हो, चाहे वो ऐसी जगहों पर फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट की हो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की हो, आप सब पे ध्यान देंगी और उसके रिलेटेड जो भी आपको सही लगेगा वो आप सबका ध्यान वहाँ पर ले जाएंगे। और आपको अगर ऐसा लगता है कि फार्मासिस्ट लोग, आप एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप गूगल करेंगे तो फॉरेन वेबसाइट जितनी भी है, आप वहाँ पर देखेंगे कि आपको मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, कोई भी क्वेरी है, आस्क योर फार्मासिस्ट। आप देख लेना, अभी भी देख लेना तुरंत वीडियो के बाद। क्यों? उनकी हेल्थ पॉलिसीज तो आप तो पता ही है, वो हमसे आगे हैं 100 साल। क्यों उन्होंने ऐसा लिखा है? वो चीज़ भारत में नहीं है, भारत की किसी वेबसाइट में ऐसा नहीं है। इसीलिए हमारा हाल जो हो रहा है आपको पता है अभी। तो जब फॉरेन कंट्रीज फार्मासिस्ट को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वहाँ की एजुकेशन देखिए आप, वहाँ ट्रीटमेंट भी वो डिसाइड करते हैं, डॉक्टर्स डायग्नोसिस का काम करते हैं, तभी हेल्थ, सबका काम डिवाइड है, तभी हेल्थ जो है ना उनका एक लेवल पे है। यहाँ पर सभी बर्डन एमबीबीएस डॉक्टर पे डाल दिया गया है, डायग्नोसिस भी वही करते हैं, लैब रिपोर्ट्स का इंटरप्रिटेशन भी वही करते हैं, मेडिसिन कौन सी लेनी है, कब लेनी है, वो भी वही डिसाइड करते हैं। तो वो थक जाते हैं। उन्होंने जो पढ़ाई की है उनको उस हिसाब से काम करने दीजिए, आप मेडिसिन फार्मासिस्ट पे छोड़ दीजिए। पर ये लेवल, ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये लाना पड़ेगा, और वो कौन लाएगा? आपके और हमारे जैसे जो जागरूक लोग हैं, जो मीडिया है, वो इन बातों को जब सामने लाएगी तब जाके ये लेवल बनेगा धीरे धीरे। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप समझ गई होंगी कि जहाँ मेडिसिन है वहाँ फार्मासिस्ट है। तो बीफार्म कैडर जो है वो झोला छाप नहीं है, वो आदमी हो सकता है जिसने ऐसी इलीगल एक्टिविटी की, उसके बदले में आप सबको ऐसा नहीं बोल सकते। ऐसा लगे कि कहीं ना कहीं आपने जल्दबाजी में ये वर्ड यूज कर लिया है, तो आप अपने किसी भी माध्यम से हमको ये बता सकती हैं कि हाँ ये जल्दबाजी में हो गया है। क्योंकि ऐसा है मैडम कि अपमान की बात है ये, और अपमान तो हम भी कर सकते हैं किसी का, आपका किसी का भी कर सकते हैं ना, बोलने में क्या है। तो पर क्या है कि हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हम उस एजुकेशन से आते हैं बीफार्म से कि हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल हाई है। हमको पता है किस आदमी से, किस व्यक्ति से, किस लहजे में, किन शब्दों में बात करनी है। हम आपका ऐसा कोई अपमान नहीं करेंगे, हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि हम ऐसे आदमी है नहीं जैसा आपने दिखाया है। क्योंकि जहाँ तक अपमान की बात आती है, तो जिन वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, जैसे दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, तो दुख होता है किनको? कि जो सच में ऐसे नहीं है, जो न्यूट्रल हैं, जो मीडिया वाले न्यूट्रल है, उनको बहुत दर्द होता है कि कुछ लोगों की वजह से हमको भी गोदी मीडिया, कुछ लोगों की वजह से हमको भी गोदी मीडिया कहा जाता है। जबकि कुछ न्यूट्रल होते हैं। तो उसी तरह कोई एक आदमी इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, बिना परमिशन के कहीं दवाई दे रहा है, तो आपको उस आदमी को बोलना चाहिए, उसका नाम लेके कि ये आदमी ऐसा कुछ कर रहा है, ना कि बीफार्म
कैडर का ऐसा यूज़ करना चाहिए वर्ड का कि आज हमने बहुत सारे झोला छाप डॉक्टर पकड़े और जब डिग्रियों के बारे में पूछा तो कोई एमकॉम निकला, कोई बी फार्मा निकला। ऐसे नहीं होना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपने जो की पर्सन्स हैं, जो इंडिया की हेल्थ सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर में योगदान दे रहे हैं, जिसको इम्प्रूव कर सकते हैं, नेक्स्ट टू MBBS मेडिसिन में जिनका नॉलेज है, जिनकी पढ़ाई इतनी लंबी चौड़ी होती है, जिनकी पढ़ाई के साल डिप्लोमा 2 इयर्स, बी फार्म 4 इयर्स, एम फार्म 2 साल, PhD, ऐसे लोग को आप झोला छाप बोल रहे हैं। तो मुझे आशा है कि आप इस पर रिसर्च करेंगी, तय तक जाएंगी और अगर ज़रूर लगेगी तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने के लिए आप इस पर भी एक कार्यक्रम देंगे और हमको फार्मासिस्ट को जो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए वो आप देंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पर काम करेंगी। धन्यवाद।